बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से होती है और किस तरह से बनती है बेटा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था और चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने से पहले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पता थी, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पता नहीं था। जो चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने के बाद जो है वो उसको कैलकुलेट किया गया। और ये भी एक बात इस्टेब्लिश हुई कि सब मैटर को बनाने वाला जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जिनसे पार्टिकल से फंडामेंटल पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी उन फंडामेंटल पार्टिकल से एक है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल प्रूव किया गया। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल जो है वो इस्टेब्लिश किया और जिसके नतीजे में उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। जबकि उसके जो बेटे जीपी थॉमसन थे, उस जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव प्रूव किया था और उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। बाप ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल किया और बेटे ने इलेक्ट्रॉन को वेव किया। बहरहाल हमें इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो हम उसी को देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, चार्ज टू मास रेशियो पढ़ने से पहले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके माइंड में होना चाहिए बेटा। अब ये एक केस है जिसको पढ़ने के सिवा आप आगे नहीं समझ सकते। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, motion of charged particle in a region where E and B exist perpendicular to each other। ठीक है बेटा, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस ई एंड बी। क्रॉस ई एंड बी का मकसद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। चार्ज्ड पार्टिकल की एक मोशन, हम पहले दो मोशन पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज्ड पार्टिकल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है और वो फोर्स बराबर हो जाती है क्यू बी बी साइन थीटा के। अब सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक प्लेट है बेटा। ये आप कह लें कि ये जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है बेटा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब सपोज करें बेटा कि इसी रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। देखिए, ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का अंदर डायरेक्शन इनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि E is in downward direction and B is in
इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप कहोगे बोथ, ठीक है बेटा, ये बोथ जो है बेटा, बोथ ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर कोई भी बेटा यहां से हम एक चार्ज यहां से भेजते हैं बेटा, सपोज करें बेटा कि यहां से एक चार्ज आ रही है बेटा, ठीक है, और ये आप कह ले कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी जो होती है बेटा, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बेटा, इसकी वेलोसिटी बेटा टुवर्ड्स राइट है, तो ये वेलोसिटी भी इस मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। अब जब ये बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी तो बेटा इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेगी। एक फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है, और एक इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज लगेगी। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी बेटा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी इसके ऊपर बेटा लगेगी मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब आप ये तय करें कि इसके ऊपर फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा बेटा। अब देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगेगी, इसके ऊपर ये लगेगी बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। और बेटा ये चार्ज इस तरह से मूव करती है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर वेलोसिटी का, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस तरफ। तो दो फोर्सेस लगती है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड होती है और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होती है। मीन्स ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करने की कोशिश करेंगे। आप इसके बारे में कहोगे बेटा कि चार्ज experiences two forces बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स exactly in opposite direction बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में ये होंगी बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा कांस्टेंट होगी, बिकॉज इसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है बेटा वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होती है बेटा, तो चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बेटा। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी पे। ठीक है, इसका मकसद है कि यहाँ पे वेलोसिटी बेटा जो है वो तय करेगी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करते हैं या दोनों फोर्सेस में कौन सी फोर्स ज्यादा होगी। बेटा इस चार्ट पार्टिकल पे जो दोनों फोर्सेस हैं ये बराबर होगी, या दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स स्ट्रांग होगी। ये तय कौन करेगा बेटा,
ये तय करेगी वेलोसिटी। क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स उससे कम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, कम। और एक ऐसी वेलोसिटी भी होगी जिस वेलोसिटी पे दोनों फोर्सेस बराबर भी होंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो वेलोसिटी होती है वो तय करेगी कि कौन सी फोर्स ज्यादा है या कौन सी फोर्स कम है बेटा। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा। आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी determines direction of motion of चार्ज्ड पार्टिकल। बेटा चार्ज्ड पार्टिकल का डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा बेटा, वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी तो ये चार्ज इधर चली जाएगी, अगर मैग्नेटिक फोर्स होगी तो ये चार्ज ऊपर चली जाएगी। अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो ये चार्ज क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। अब कौन सी फोर्स बड़ी होगी, कौन सी फोर्स छोटी होगी, या कौन सी फोर्सेस बराबर होंगी, वो तय कौन करेगा, वो तय करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही इस बात को तय करेगी बेटा। अब इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब पहली कंडीशन ये लिखते हैं, इफ E इज ग्रेटर देन इफ M। अगर बेटा के इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होती है तो क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज्ड पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स डाउनवर्ड बेटा। ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स से। दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा इफ मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज्ड पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स अपवर्ड बेटा ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी तो ये किस तरफ चला जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स पे चला जाएगा। इफ तीसरी कंडीशन बेटा, इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स undeflected बेटा, undeflected in straight path बेटा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो होगा बेटा वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा स्ट्रेट पाथ में। आप इसके पाथ बना सकते हैं बेटा। ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ चला जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से चला जाए जब मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है बेटा। ठीक है, तो इसके तीन पाथ हो सकते हैं। ठीक है, एक वो पाथ हो सकता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, एक वो पाथ हो सकता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो सकती है, और एक सीधा हो सकता है। सीधा तब होगा जब दोनों फोर्सेस बराबर होगी, बाकी कर्व तब होगा जब एक फोर्स स्ट्रांग होगा। अब ये तय कौन करेगा, ये तय करेंगे स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
क्योंकि इसमें दोनों फोर्सेस जो है उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, वो वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज हो जाए। तो मीन्स एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी, और उस सर्टेन वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगी, और उस सर्टेन वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। तो अब इस कंडीशन को हम देखते हैं बेटा कि एट सर्टेन वेलोसिटी बेटा, एट सर्टेन स्पीड बेटा, एट सर्टेन स्पीड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब हम उसको अगर कैलकुलेट करें कि वो वेलोसिटी कौन सी होगी जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होंगे। बेटा देखें, जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगी मैग्नेटिक फोर्स के, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, E इंटू क्यू। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगी, क्यू बी बी, क्योंकि बेटा ये sin 90 इज इक्वल टू 1 होगा। ये हो जाएगी बेटा आपके पास इक्वेशन पर, क्योंकि बेटा ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है v इज परपेंडिकुलर टू e एंड b बेटा। इसकी वेलोसिटी किसके साथ परपेंडिकुलर है बेटा, e के साथ भी परपेंडिकुलर है, d के साथ भी परपेंडिकुलर। अब अगर आप इसको देखोगे बेटा तो q जाएगा q में, तो स्पीड हो जाएगी बेटा v इज इक्वल टू e अपॉन b। बेटा ये वेलोसिटी का फार्मूला होगा, ठीक है, और ये अप्लीकेबल है, दिस इज अप्लीकेबल when charged particle moves through cross E and B undeflected बेटा। जब चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है तो उस वक्त वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा बेटा E अपॉन B, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल का फार्मूला हम ये जो हमने किया ना E अपॉन B, ये उस सूरत में आप लगा सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और कोई चार्ज पार्टिकल उन दोनों फील्ड के होते हुए भी अगर उस रीजन से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाता है तो आप कहोगे उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, E अपॉन B के बेटा। आप इसको इस क्वेश्चन की सूरत में देख सकते हैं बेटा, इसको आप क्वेश्चन की सूरत में देख सकते हैं कि अ चार्ज पार्टिकल enters a region where E and B are ठीक है बेटा। ये चार्ज पार्टिकल एक ऐसी रीजन में आता है जहां पे E और B एक दूसरे से परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है। इफ E is equal to 4 Newton per coulomb and B is equal to 2 Tesla, ठीक है। आप इसको कहेंगे इफ B is equal to 2 Tesla and B is equal to and V is also perpendicular to E and B, then find speed of child particle
if it moves through this region undeflected बेटा। ठीक है बेटा, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी ऐसी रीजन के अंदर आता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल भी उन दोनों से परपेंडिकुलर आ रहा है। अब आप उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बताएं जब वो चार्ज पार्टिकल उस रीजन से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा V इक्वल टू E अपान B, और आप करोगे बेटा E है हमारे पास बेटा 4 और B है 2, तो स्पीड हो जाएगी बेटा 2 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगर इसकी स्पीड इस रीजन के अंदर जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना, वहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए बेटा 2 मीटर पर सेकंड। मीन्स अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी तो ये यहाँ पे इस रीजन से अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा। अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से कम होगी तो ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा। तो ये बेटा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे चार्ज टू मास रेशियो जो फाइंड किया गया है उसमें इस चीज का रूल है बेटा। अब हम करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा। देखिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा। आप कह सकते हैं बेटा E अपान एम रेशियो बेटा। पहली बात इसके अंदर बेटा जे थॉमसन डिटरमाइंड E और M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। चार्ज टू मास रेशियो बेटा इसने फाइंड किया है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मास of electron can be calculated from E over M ratio। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन का मास आप कर सकते हैं, क्योंकि E अपान M रेशियो अगर आपको पता है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलीगान फाइंड कर चुका था और इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड हो सकता है। अब ये इसके अंदर जो है बेटा अपैरेटस कौन सा था बेटा, इसके अंदर जो अपैरेटस है बेटा, इसके अंदर जो अपैरेटस होता है बेटा, ये अपैरेटस जो होता है बेटा इस तरह से होता है। मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर पिक्चर है तो लगाता हूँ, नहीं तो फिर बनाते हैं इसके अपैरेटस। ये इसके अंदर पिक्चर है नहीं बेटा, तो इसको बना लेते हैं। अपैरेटस कौन सा होता है देखिए, सपोज करें बेटा कि इस तरह से हमारे पास एक बेटा इलेक्ट्रॉन गन भी इसको कहा जाता है अपैरेटस। इसने एक अपैरेटस लिया था बेटा इस तरह से एक अपैरेटस लिया था, और उस अपैरेटस के अंदर बेटा इस तरह से एक स्क्रीन लगी हुई थी इस तरह से। ये आप कह लेंगे बेटा ये एक स्क्रीन लगी होती है इसके अंदर, और यहाँ पे बेटा इसके इस एंड पे इस तरह से एक फिलामेंट लगा होता है बेटा।
ठीक है, ये एवाक्यूटेड ट्यूब होता है बेटा। इसके एंड में बेटा यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है बेटा, और फिलामेंट को यहां से दिया जाता है बेटा करंट। फिलामेंट को यहां से करंट दिया जाता है बेटा, और यहाँ पे बेटा आप कह लें कि एक मेटल प्लेट रखी जाती है बेटा, और इसके सामने बेटा इस तरह से दो प्लेट्स रखी जाती है बेटा। यहाँ पे दो प्लेट्स रखी जाती है बेटा, एक प्लेट ए होती है और दूसरी प्लेट बी होती है बेटा, इस तरह से। इन दोनों प्लेट्स के अंदर बेटा इस तरह से एक छोटा सा होल होता है बेटा, इस तरह से इन दोनों प्लेट्स में होल होता है बेटा, और इन दोनों प्लेट्स को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। मीन्स दोनों प्लेट्स को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, और दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है और इसके दरमियान जो है वो इसके और इसके दरमियान बेटा ये जो पोटेंशियल है फिलामेंट और इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो 1000 वोल्ट है। ठीक है, और फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो 500 वोल्ट है। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियल रखा जाता है, और ये पोटेंशियल जो होता है बेटा इसको हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बेटा। ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल रखा जाता है बेटा, और ये जो स्क्रीन होती है बेटा, ये स्क्रीन होती है, ये अंदर से खाली होता है बेटा। ठीक है, अब इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो बेटा जिंक सल्फाइड जो होता है इसकी कोटिंग होती है बेटा। इस स्क्रीन के ऊपर जो होता है बेटा जिंक सल्फाइड जो होता है बेटा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है बेटा इस स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से हम बेटा एक जो है वो अपैरेटस लेते हैं बेटा। ये इस तरह से गिलास का अपैरेटस होता है, इसके अंदर यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट के सामने बेटा दो प्लेट्स लगी होती हैं, उन प्लेट्स के सेंटर पे बेटा होल होता है, और उन दोनों प्लेट्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं, उन दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव पोटेंशियल से हम कनेक्ट करते हैं बेटा। और यहाँ पे ये बेटा स्क्रीन होती है, और ये जो स्क्रीन होती है बेटा ये इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होती है। ये अंदर की साइड पे जिंक सल्फाइड बेटा, अंदर की साइड पे जिंक सल्फाइड लगा होता है। अब जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी है बेटा, जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर चार्ज्ड पार्टिकल फॉल करेगा तो जिंक सल्फाइड जो होगा बेटा उसमें रोशनी का छोटा सा धब्बा बनेगा, मीन्स उसके अंदर स्पार्क पैदा होगा। अगर यहाँ से बेटा हम इलेक्ट्रॉन छोड़े ना, तो इलेक्ट्रॉन जब इस स्क्रीन के अंदर लगेंगे तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन लग रहे होंगे ना वहां पे हल्का निशान रोशनी का बन जाएगा, स्पार्क बन जाएगा, और हमें पता लगता रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है बेटा इसकी, कि ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने के लिए हम जो लेते हैं बेटा इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन भी आप इसको कह लें, CRO भी आप कह लें इसको। तो ये इसके अंदर बेटा फिलामेंट होता है, मैं इसके नेम लिख देता हूँ बेटा। ये बेटा फिलामेंट होता है, फिलामेंट को हम देते हैं बेटा करंट, फिलामेंट को करंट देते हैं, और फिलामेंट के अंदर होती है बेटा थर्मियोनिक इमिशन होती है। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद होता है बेटा कि ये गर्म होगी, प्लेट गर्म होगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलेंगे बेटा। अब जब हम इसको बेटा इस तरह से हम इसको करंट देंगे, और करंट जब हम देंगे बेटा तो इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें थर्मियोनिक इमिशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा इस पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव पोटेंशियल इनको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल के अट्रैक्ट करने से बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा,
कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क के बराबर क्यू डेल्टा वी के बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप कर सकते हैं बेटा कि ये जो है इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी के अंदर बेटा, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल 2 q इनटू v अपॉन m, ये स्पीड का फार्मूला आ सकता है बेटा 2 ev अपॉन m बेटा, ठीक है। इसकी स्पीड का फार्मूला ये हो, ठीक है बेटा। तो ये होता है, इस तरह से आप इसको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इसको क्या करेगा बेटा, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल इसको एक्सीलेट करवाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलेट करेंगे तो ये एक्सीलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, इस स्क्रीन के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे बेटा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू मास रेशियो का। देखिए बेटा हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका रेडियस होता है बेटा एम वी अपॉन क्यू बी बेटा। इस फार्मूले से आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं बेटा। इस तरह से हो जाएगा क्यू अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू बी बेटा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा ई के बराबर, तो ई अपॉन एम इज इक्वल टू होगा बेटा वी अपॉन आर इंटू बी। चार्ज टू मास रेशियो का ये फार्मूला आ गया। इसका मकसद है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से भेजते हैं और इलेक्ट्रॉन की अगर हमें वेलोसिटी भी पता होती है और इलेक्ट्रॉन का अगर रेडियस भी हमें पता लगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब डिफ्लेक्ट होता है तो उसका रेडियस कितना होता है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मींस चार्ज टू मास रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता हो और इलेक्ट्रॉन जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करे उसका अगर हमें रेडियस पता हो तो चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम देखते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आते हैं बेटा और ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ बेटा इस तरह से आके स्ट्राइक करते हैं, इस तरह से बेटा आके स्ट्राइक करते हैं इस पॉइंट ओ पे बेटा। ये आप कह ले के पॉइंट ओ है बेटा, ठीक है। इस पॉइंट ओ पे बेटा स्ट्राइक करते हैं, ये हमें पता लग जाता है कि ये पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करते हैं। हमें कैसे पता लगता है बेटा, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है और जिंक सल्फाइड पे जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो आपको पता है कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा वहां पे लाइट का स्पार्क बनेगा और हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड एक लगा दें बेटा, सपोज करें यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज करें बेटा हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ले आते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ले आएंगे बेटा तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस तरफ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन आके इस तरह से स्क्रीन के ऊपर जो है वो पॉइंट 4 डैश पे आएगा बेटा, क्योंकि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद ये सीधा नहीं जा सकता, पहले सीधा जा रहा था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा और डिफ्लेक्ट होकर किस तरफ चला जाएगा बेटा, पॉइंट ओ डैश पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ से ये जब डिफ्लेक्ट करेगा हमें पता लगेगा कि इसकी डिफ्लेक्शन कितनी है बेटा।
ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बेटा। और ये जो इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस तय कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा तो मेरे ख्याल में ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन 2a होता है। रेडियस जो होता है वो होता है शायद बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये जो इसकी डिफ्लेक्शन का रेडियस होता है ये रेडियस हो जाता है बेटा बी स्क्वायर अपॉन 2a। मीन्स आप रेडियस निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस हम निकालते हैं ना बेटा, वो थ्योरम के हेल्प से निकालते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होगा तो इसका रेडियस जो होगा ये रेडियस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2a। बी स्क्वायर है या बी है, खाली बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसका रेडियस जो होता है बेटा ये बी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। और इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं बेटा। इसकी बेटा स्पीड फाइंड करने के लिए बेटा हम ले आते हैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। यहाँ पे इसको देते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज और इसको देते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस तरह से हो। ठीक है, अब बेटा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद ये जो होगा इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, और ये जो पहले यहाँ पे आ रहा था अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे, हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पे आ जाएगा, O पे। और जब इलेक्ट्रॉन वापस O पे आ जाएगा मींस वो इलेक्ट्रॉन दोनों फील्ड से गुजरने के बाद कहाँ पे आ रहा है, वापस O पे आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों फील्ड से गुजरने के बाद वापस O पे आता है, इसका मकसद है उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, उसकी स्पीड के लिए आप करोगे कि v इज इक्वल टू E अपॉन b बेटा। अब आप यहाँ पे रखोगे बेटा तो चार्ज तो मास रेशियो का फार्मूला हो जाएगा बेटा v की जगह पे आप करोगे बेटा E r b स्क्वायर। और इसकी वैल्यूज अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू b की r की इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो चार्ज टू मास रेशियो बेटा आ जाएगा। और ये चार्ज टू मास रेशियो अपने बुक में लिखा हुआ है बेटा कि ये चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा हमारे पास बेटा 1.60 ठीक है बेटा, ये चार्ज तो मास रेशियो आएगा 1.7, ये होगा 5.888 into 10 पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम बेटा, ये चार्ज तो मास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और रेडियस वगैरह को फाइंड करके जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा E अपॉन 1.75 into 10 पावर 11 इज इक्वल टू होगा बेटा 1.6 10 पावर -19 अपॉन 1.75 10 पावर 11। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा 9.1 10 पावर -31 किलोग्राम। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा। तो ये चार्ज टू मास रेशियो बेटा हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, और इस तरह से आपको चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू मिल जाती है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा थोड़ा टाइम रहता है तो मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको एम्पियर्स लॉ की बेटा। देखिए बेटा, इसके बाद हमें पढ़ना है एम्पियर्स लॉ, लेकिन इसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए करंट इनक्लोज्ड, या पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एम्पियरल लूप को बेटा। एम्पियरल लूप है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा
एम्पियर्स लॉ, उसके अंदर आपको एम्पियरल लूप का पता होना चाहिए। बेटा एम्पियर्स लॉ और गॉसेस लॉ एक तरह से होते हैं। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है, जो मुख्तलिफ चार्ज की हुई चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एम्पियर्स लॉ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ होता है, जिसको मुख्तलिफ चीजों की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी इंपॉर्टेंस गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उतनी एम्पियर जो होती है वो इंपॉर्टेंस होती है बेटा एम्पियर्स लॉ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेटा। अब गॉसेस लॉ के अंदर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, और गॉसियन सरफेस क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड सरफेस होता है, जबकि एम्पियर्स लॉ के अंदर हम एम्पियरल लूप लेते हैं बेटा। अब एम्पियरल लूप और गॉसेस लॉ के गॉसियन सरफेस के अंदर फर्क होता है बेटा। क्लोज्ड सरफेस का मकसद है वो चीज जो किसी चीज को हर तरफ से घेर ले, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। जैसे कोई बॉक्स होता है, उसके अंदर कोई चार्ज रखते हैं, तो बॉक्स उस चार्ज को हर तरफ से घेर लेता है। तो बॉक्स जो होता है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि जो बॉक्स होता है वो क्लोज्ड सरफेस है। लेकिन अगर कोई रिंग हो बेटा, जो रिंग होती है वो क्लोज्ड लूप होती है, रिंग को लूप कहते हैं। जबकि अगर बाल हो, स्फेयर हो, वो क्या हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई रिंग है बेटा, तो रिंग आप कहेंगे कि रिंग जो होती है उसको हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड बेटा जो है वो एम्पियरल लूप है बेटा। सपोज करें बेटा ये कंडक्टर है बेटा, सपोज करें बेटा ये कंडक्टर है, और कंडक्टर को अगर इस तरह से हम एक रिंग के अंदर बंद कर देते हैं, सपोज करें बेटा ये हमारे पास है एक इस तरह से कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम इस तरह से हम इसको इस तरह से एक रिंग के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये रिंग इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इस रिंग को हम कहेंगे कि ये एम्पियरल लूप है बेटा, क्योंकि इस रिंग के अंदर ये कंडक्टर है। तो इस रिंग को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे ये एम्पियरल लूप है बेटा। तो आप इसको कहोगे बेटा ये एम्पियरल लूप है बेटा, इसको हम कहेंगे एम्पियरल लूप बेटा। एम्पियरल लूप का मकसद है कोई भी सर्कुलर या कोई भी रेक्टेंगुलर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह से एक रेक्टेंगुलर चीज है बेटा, और इसमें से अगर हम एक कंडक्टर को गुजारते हैं बेटा, अगर कंडक्टर को इससे हम गुजारते हैं बेटा इस तरह से, तो ये बेटा रेक्टेंगुलर लूप जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये भी एम्पियरल लूप है बेटा, इसको भी आप एम्पियरल लूप कह सकते हैं। ठीक है, कोई इस तरह से आर्बिट्ररी शेप की कोई भी चीज है बेटा, इस तरह से अगर इसमें से किसी कंडक्टर को हम गुजारते हैं बेटा, इस तरह से कंडक्टर को गुजारते हैं, तो बेटा ये आर्बिट्ररी शेप का जो सरफेस होता है इसको भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको भी हम कह सकते हैं एम्पियरल लूप बेटा, इसको हम कहते हैं एम्पियरल लूप बेटा। एम्पियरल लूप किसी भी शेप के अंदर हो सकता है, वो सर्कुलर शेप का हो सकता है, वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, ये जो होता है इस तरह से आर्बिट्ररी शेप का हो सकता है। ठीक है, भेज दीजिएगा पेज बेटा, आप इसको इस तरह से रखें पहले। देखिए बेटा, अगर इसको हम कंडक्टर मानते हैं, ये कंडक्टर है, अगर इसको मैं इस तरह से इसमें से पास करवा लूं बेटा, तो ये जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका एम्पियरल लूप होगा। ठीक है, एम्पियरल लूप का मकसद है हर वो चीज जिसमें से कोई कंडक्टर गुजरता है। अगर मैं इसको इस तरह से बंद कर दूं बेटा, अगर बंद मैंने कर दिया ना, अब ये बन गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जो किसी भी चीज को कंप्लीटली अपने अंदर बंद कर देता है, वो गॉसियन सरफेस। लेकिन अगर यही पेन इसमें से इस तरह से गुजरे,
ये सरफेस स्पैन के किसी एक हिस्से को अपने अंदर बंद करें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एम्पियरन लूप बेटा। अब इस एम्पियरन लूप के अंदर होता है बेटा करंट इनक्लोज्ड बेटा। अब करंट इनक्लोज्ड का मकसद क्या होता है बेटा, देखिए करंट इनक्लोज्ड का मकसद होता है बेटा करंट बाउंडेड विद इन एम्पियरल लूप बेटा। एम्पियरल लूप के अंदर जो करंट बंद होता है, सपोज करें बेटा आपके पास एक एम्पियरल लूप इस तरह से बेटा, एक रिंग है, इसमें से करंट बेटा एक कंडक्टर गुजरता है और इस कंडक्टर में आप कह ले बेटा कि इसमें करंट गुजर रहा है बेटा, ऊपर की तरफ करंट गुजर रहा है बेटा 1 एम्पियर। तो आप कहोगे बेटा कि करंट इनक्लोज्ड कितना है, करंट इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। ठीक है, वो करंट जो इस रिंग के अंदर से गुजर रहा है। अब अगर इस तरह से हो बेटा, सपोज करें अगर ये इस तरह से बेटा रिंग हो और इस तरह से बेटा, अगर इस तरह से बेटा एक कंडक्टर इस तरह से गुजरता है और एक कंडक्टर इस तरह से गुजरता है। अगर आप देखिए बेटा इसके अंदर भी करंट 1 एम्पियर है और यहाँ पे भी करंट बेटा 1 एम्पियर है। अब करंट इनक्लोज्ड क्या होगा बेटा, करंट इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट इनक्लोज्ड का मकसद है वो करंट है जो एम्पियर लूप से गुजरता है। अब अगर इस तरह से करें बेटा, सपोज करें इस तरह से बेटा कि हमारे पास एक एम्पियर लूप है बेटा, अब इसके अंदर 2 कंडक्टर्स हैं बेटा। अगर इस तरह से 2 कंडक्टर्स हैं बेटा, 2 कंडक्टर में करंट है बेटा और इसमें से आप कह लेंगे 1 एम्पियर है और इसमें से भी 1 एम्पियर है। अब करंट इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बेटा, करंट इनक्लोज्ड होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब अगर इस तरह से हो बेटा, सपोज करें बेटा इस तरह से हो कि इस तरह से बेटा एम्पियर लूप है और उसमें से करंट अगर इस तरह से हो, इस तरह से करंट हो बेटा कि एक अपवर्ड हो और दूसरा करंट बेटा डाउनवर्ड हो। अगर ये हमारे पास है बेटा 2 एम्पियर और ये हमारे पास है 1 एम्पियर, तो करंट इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बेटा, यदि इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, यदि इक्वल टू 1 एम्पियर हो। अगर करंट्स का डायरेक्शन बेटा अपोजिट है तो करंट्स को एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर करंट्स का डायरेक्शन सेम है तो करंट्स को क्या कहेंगे बेटा, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है। तो आप कहोगे बेटा कि करंट इनक्लोज्ड बेटा, करंट इनक्लोज्ड इज अलजेब्रिक सम बेटा। ये होता है बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स passing through एम्पियरल लूप बेटा। ठीक है बेटा, ये अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम का मकसद है सेम डायरेक्शन होगा बेटा, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो सम होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगी बेटा। अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा, इसका एक स्पेशल केस है बेटा। स्पेशल केस कौन सा है कि अगर एक रिंग है बेटा, इफ रिंग इज इनक्लोज्ड बेटा, अगर एक रिंग इनक्लोज्ड है बेटा इन एम्पियरल लूप बेटा, अगर कोई रिंग इनक्लोज्ड है एम्पियरल लूप में बेटा, अब कह ले बेटा कि सपोज करें ये एम्पियरल लूप अब मैं इस तरह का बना देता हूं, ये एम्पियरल लूप है। अब इसके अंदर अगर कोई भी बेटा रिंग है,
सपोज करें इस रिंग को मैंने इसके अंदर बंद कर दिया बेटा, ये रिंग अंदर बंद है बेटा, या आप इसको इस तरह बनाए। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एम्पियर लूप है बेटा, ये एम्पियर लूप है बेटा। अब सपोज करें बेटा कि एक सर्कुलर रिंग है बेटा, ये इसके अंदर इस तरह से इनक्लोज हमने की है बेटा, सर्कुलर रिंग बेटा, ठीक है। अब इसको अगर करंट देते हैं बेटा इस तरह से, ये करंट यहां से ऊपर की तरफ होगा बेटा, और यहां से करंट क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ होगा। मीन्स रिंग में जितना करंट ऊपर की तरफ है उतना करंट क्या होगा, नीचे की। तो टोटल करंट इनक्लोज क्या होगा बेटा, करंट इनक्लोज 0 होगा, क्योंकि रिंग के दो हिस्से होंगे बेटा, एक हिस्से से करंट ऊपर की तरफ है और दूसरे हिस्से से क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। देयरफॉर आप कहोगे करंट इनक्लोज्ड इज इक्वल टू I माइनस I इज इक्वल टू 0 बेटा। अगर किसी भी एम्पियर लूप के अंदर आप रिंग को बंद करोगे तो उसका करंट इनक्लोज कितना माना जाएगा बेटा, करंट इनक्लोज 0 माना जाएगा। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं बेटा कि सपोज करें ये एम्पियर लूप है और उसके अंदर अगर इस तरह से हमने रिंग बंद की हुई है बेटा, अगर करंट यहां से ये है, करंट यहां से ये होगा, दोनों करंट से एक दूसरे से क्या है बेटा, अपोजिट 0 हो जाएंगे। ये करंट इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये करंट और ये करंट भी एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अगर किसी भी रिंग को हम बंद करते हैं तो उसमें करंट इनक्लोज क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर लूप क्या होता है या करंट इनक्लोज क्या होता है। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में बेटा। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। हाँ, देला काम करे बाबा।